हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। ये हमारा डिफेंस का सेकंड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो इंडिया अभी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का एसोसिएट पार्टनर बन गया है, एसोसिएट मेंबर बन गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अप्रैल 2022 के अंदर हमने अनाउंस किया था कि हम इसका मेंबर बनेंगे, एसोसिएट मेंबर। तो हमको एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं इसके, फुल टाइम मेंबर नहीं है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बहरेन बेस्ड है ये। तो दिस इज ए बहरेन बेस्ड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो ये मेनली बैक्ड कर जाती है, यूएस के द्वारा बैक्ड है। यूएस बैक्ड काउंटर टेररिज्म कोलिएशन है दैट इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल वाटर। तो यानी कि ये मैरीटाइम फोर्सेस है तो वाटर को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, पायरेसी है, काउंटर टेररिज्म है, नारकोटिक्स है, ये सारा इसके अंडर आता है। काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन ये कंडक्ट करवाती है। एंड ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 2001 के अंडर। 2001 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तब उसमें 12 मेंबर थे। अभी इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, अभी इसमें 34 मेंबर्स हैं, 34। पाकिस्तान इसका मेंबर है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, याद रखना है कि पाकिस्तान इसका मेंबर है, इंडिया एसोसिएट मेंबर है। 34 टोटल इसमें मेंबर है। 2001 में ये एस्टेब्लिश की गई थी, हेडक्वार्टर बहरेन में है। एंड मेनली ये यूएस बैक्ड इंटरनेशनल कोलिएशन है जिसमें नेवी वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, एंड तो ये जो भी इंटरनेशनल वाटर में थ्रेट आती है ये सेफ गार्ड करने का काम करती है। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को, ट्रेडिंग जो रूट्स होते हैं उनको, एंड टू एस्टेब्लिश ए रूल बेस्ड ऑर्डर। एंड तो ये यहाँ पे इलीगल नॉन स्टेट एक्टिव के अगेंस्ट में काम करती है। दैन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करती है। तो ये वॉलेंट्री है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, एंड ये किसी ट्रीटी या फिर पॉलिटिकल एग्रीमेंट के बीच में साइन नहीं हुआ है, ना ही एक मिलिट्री एग्रीमेंट है ये, जस्ट ये फोर्सेज है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, एंड पाकिस्तान इसका मेंबर है, फुल टाइम मेंबर पाकिस्तान है, फिलीपींस है, सेशलिस है, सिंगापुर है, मलेशिया है। इंडिया एसोसिएट मेंबर बन चुका है अभी इसका। तो इसके डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि इनको नाम दिया गया है CTF 150 जो काम करता है गल्फ ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। CTF 151 है वो काउंटर पायरेसी मिशन को देखता है। CTF 152 है वो इंश्योर करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन पर्शियन गल्फ रीजन। CTF 153 है वो इसमें रेड सी एंड गल्फ ऑफ दिस में इंश्योर करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट था। दैन इंडिया का जो ऑपरेशन, इंडिया ने एक ऑपरेशन संकल्प चलाया है। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है जो कि गल्फ रीजन में चलाया गया था टू काउंटर दी पायरेसी को काउंटर करने के लिए। तो उसी को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। इंडिया का ऑपरेशन संकल्प को काउंटर करेगा। ऑपरेशन संकल्प हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज आर्मी गेट सेवरल मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट। बहुत सारे इक्विपमेंट अभी आर्मी को मिले थे, एंड उसमें से एक पहला जो इक्विपमेंट है वो कौन सा है? अफ इंसास सिस्टम इज देयर। अफ इंसास सिस्टम है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। तो अफ इंसास की फुल फॉर्म है ये फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, यानी कि जो इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं वो फ्यूचर में कैसे दिखेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो उसी से रिलेटेड है। उनका जो मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा इन्फेंट्री का, यानी कि जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं आर्मी के अंडर, एंड उनको बेटर हथियार प्रोवाइड कराए जाएंगे, बेटर वेपन सिस्टम दिया जाएगा, उनको बेटर डिवाइसेस, बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। एंड उनके अंदर उनको अभी तो बहुत पुअर क्वालिटी गन्स मिलती हैं, उनको AK-203 असॉल्ट राइफल प्रोवाइड करवाई जाएगी, एंड मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भी इनको दिए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। इट इज़ लाइक आयरन मैन वाली जैसे होता है ना, वैसे ही उनको फ्यूचर में इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। ठीक,
तो ये हमारा प्रोग्राम है डिफेंस मिनिस्ट्री का। सेकंड है वो लॉन्च की गई थी निपुण माइंस। तो निपुण माइंस हैं वो कोई भी, ये पहली बात है कि ये एंटी पर्सनल माइन है, यानी कि कोई भी पाकिस्तान से इंडिया की बॉर्डर पे क्रॉस कर रहा है कोई भी टेररिस्ट, तो ये उसको उड़ा देगी। यदि यहाँ पे ये बिछाई हुई है तो उसको उड़ा देगी। तो ये एंटी पर्सनल माइन है। एंड सेकंड होती है एंटी टैंक माइन से। ये एंटी टैंक माइन नहीं है, ये एंटी पर्सनल माइन है। इसको डेवलप किया है DRDO की एक फैसिलिटी है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसने इसको डेवलप किया है। एंड DRDO ने इसको बोला है कि सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन का नाम दिया है, सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन, यानी कि छोटा सा पिद्दी सा आदमी है जो बॉर्डर को क्रॉस करेगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इसको इक्विपमेंट दिया गया है वो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट दिया गया है। एंड ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट क्या है, ये जो पेंगोंग सो रीजन है लद्दाख के अंदर, चाइना बॉर्डर पे, LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो वहाँ पे एक लेक है पेंगोंग सोल लेक इन, ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी का और चाइना की आर्मी का झगड़ा चल रहा था। तो फिंगर्स वहाँ पे लोकेटेड है, फिंगर 1 से फिंगर 8 तक कुछ एक पॉइंट्स हैं। तो वहाँ पे झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ पे उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए वहाँ पे जो बोट्स हैं उनको मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। इंडियन आर्मी के पास जो बोट्स हैं उनको इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट से। इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी। एंड ये कहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, इनको पेंगोंग सोल लेक जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ती है। इनको डेवलप किया है एक गोवा बेस्ड कंपनी है, एक्वारियस शिप यार्ड लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है, एक्वारियस शिप यार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की पहली मीटिंग हुई थी। एंड इसको बोला जाता है MEMSG, मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अभी, अजीत डोवाल हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, इस मीटिंग में। डान इसको चेयर किया गया था, ये मीटिंग चेयर की गई थी वाइस एडमिरल G अशोक कुमार, जो कौन है, जो इंडिया के फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, इंडिया का पहला मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जिसको अपॉइंट किया गया है G अशोक कुमार को। उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था, मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी। एंड मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप होता क्या है, ये एस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 2021 के अंदर, 2021 के अंदर इसको बनाया गया है इस बॉडी को, टू डेवलप बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एंड मिनिस्ट्री इन द कंट्रीज। तो बहुत सारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगा ये मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, एंड ये काम करेगा डायरेक्टली अंडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट है उसके अंडर काम करेगा। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, एक 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप है, नेशनल एडवाइजरी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी ग्रुप भी है, एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी सेक्रेटरीट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है दैट अवर्स इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, वो उसको देखती है। एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो चेयरमैन हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, तो MEMSG किसके अंडर काम करेगा, ये काम करेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंडर काम करेगा। एंड NSA चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है, ये हमने देख लिया इनको। एंड जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होगा वो वेरियस मैरीटाइम एजेंसीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ताकि बेटर ऑपरेट कर सकें, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें इंडिया को। दैन इसका रोल क्या होगा, तो ये हमने रोल अभी देख ही लिया है। दैन पहले एक अगस्त 2021 के अंदर इनमें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी ने 5 पॉइंट एजेंडा दिया था मैरीटाइम सिक्योरिटी या मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए। तो वो 5 पॉइंट एजेंडा क्या था, उन्होंने कहा था कि हमें जो ट्रेड के से रिलेटेड मैरीटाइम ट्रेड है उससे जितने भी बैरियर हैं उनको कम करना पड़ेगा, हमें मैरीटाइम कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। देन हमें मैरीटाइम रिसोर्सेज है, मरीन रिसोर्सेज है, उनको कंजर्व करना है। देन हमें जो भी थ्रेट आ रही है
उसको हमें टैकल करना है, फाइट करना है। दैट डिस्प्यूट, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं उनको हमें पीसफुली रिजोल्व करना है। तो 5 पॉइंट एजेंडा क्या था? जो ट्रेड बैरियर कम करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना है, थ्रेट को हमें टैकल करना है एंड डिस्प्यूट को पीसफुली रिजोल्व करना है। ये प्राइम मिनिस्टर ने दिया था मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के रिगार्डिंग। तो ये हम मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। देन इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूएन क्लॉज इज देयर। तो इसमें ये दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है ये, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है किसका? सीज का। हाउ कंट्रीज विल ऑपरेट इन वाटर्स, यानी कि ओशन में कैसे कंट्री एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। एंड इसको अडॉप्ट किया गया था 1982 के अंदर। यूएन क्लॉज अडॉप्ट होता है 1982 में। फोर्स कब आता है? फोर्स में आता है 1994 के। 1994 में ये फोर्स में आता है, अडॉप्ट किया गया था 1992 में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये वर्ल्ड के ओशन को 5 भागों में डिवाइड करता है, 5 मेन जोन। तो ये मान लेते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आ रहा है ये इसको बेस लाइन माना जाता है, ये होगी बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन। इससे नीचे जितना भी पानी आ रहा है इधर, उसको हम मानते हैं इंटरनल वाटर का हिस्सा, इंटरनल वाटर। ये हमारी ऐसी बॉर्डर है ये, ठीक है, इंडिया है, ये इंडिया की वेस्ट कोस्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पानी है वो माना जाता है इंटरनल वाटर का हिस्सा। फिर इस बेस लाइन से, बेस लाइन क्या होती है? जो आउटर लैंड बाउंड्री को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर होता है, यानी कि उस कंट्री का वाटर का हिस्सा माना जाता है 12 नॉटिकल माइल तक। फिर उसके बाद में इससे भी 12 नॉटिकल माइल दूर, तो यहाँ से बेस लाइन से कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल माइल तक। एंड जो टेरिटोरियल वाटर से कितना हो जाएगा? 12 नॉटिकल माइल। इसको कितना माना जाएगा? क्या माना जाता है? कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं इसको, कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। इसके बाद में बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कंट्रीज़ का, जिसके अंदर राइट्स दिए जाते हैं कंट्री को। राइट्स जैसे कि रिसोर्सेज पे राइट है, सिक्योरिटी का राइट है, ये सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा रहते हैं। टेरिटोरियल वाटर तो उसका कंट्री का हिस्सा ही माने जाते हैं। इनमें अलग अलग फ्रीडम दी गई है, कौन सा किसमें चीज़ें, कौन किसका पार्ट, वो अलग अलग होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हाई सीज और ओपन ओशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंडर में, इस बॉडी के अंडर में यूएन क्लोज के अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई थी। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज, तो पहला था इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज। दूसरा बनाया गया था द कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, तो कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, CLCS, कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यानी कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ का डिसाइड करेगा कि इसकी कितनी कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। एंड थर्ड जो बॉडी है इसके अंदर जो बनाई गई है वो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। जो कंट्री को जो मरीन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पॉलीमेटेरिक नोड्यूल है, वो अलोकेट करती है। तो मरीन माइनिंग है वो डिसाइड करती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। सी के ओशन फ्लोर पे जो भी मिनरल माइनिंग होगी उसको ये अलोकेट करती है ये बॉडी इन ओपन सीज में, ठीक है। नेक्स्ट इज जो टॉपिक दिया हुआ टूर ऑफ ड्यूटी है, एंड टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है डिफेंस मिनिस्ट्री की है। अग्निवीर स्कीम है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। तो इसी के अंदर अग्निवीर स्कीम को लाया गया है। इसको हम अग्निवीर स्कीम को क्यों लाया गया था? टू रिड्यूस दी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, खर्चा कम करना है, पैसे कम करने हैं ऑपरेशनल। तो इसमें रिडक्शन इन आर्मी का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा कम हो जाएगा इसके कारण। एंड एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ आर्मी पर्सोनल, आर्मी की जो पर्सोनल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, कम है उसको पूरा करेगी, ठीक है। दैन इंक्रीज नेशनलिज्म एंड पेट्रोलिज्म को ये बढ़ावा देगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अग्निवीर स्कीम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अग्निवीर इसमें नहीं दिया हुआ है ये, तो छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट इज आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट।
तो आर्मी के अंदर पहली वुमेन कॉम्बैट पायलट को अपॉइंट किया गया है, इनका नाम क्या है, अभिलाषा बराक। तो अभिलाषा बराक को आर्मी की पहली वुमेन कॉम्बैट पायलट है, यानी कि लड़ाकू पायलट बन गई है ये फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इन आर्मी है, ठीक है। एंड नेवी और एयरफोर्स के अंदर तो वुमेन्स को पहले ही ये हेलीकॉप्टर्स या फिर जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, परंतु आर्मी के अंदर ये नहीं दिया गया था। एंड ये रिसेंटली एक केस भी आया था, बबीता पुनिया केस है, उसके बाद से इनको जो है परमानेंट कमीशन भी दिया गया है वुमेन्स को आर्मी में। दैन 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन है ये, इसके अंदर इसमें अभिलाषा बराक जहाज उड़ाएंगी, यानी कि प्लेन को उड़ाएगी। एंड ये मैनेज करता है 2072 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड है, ये मैनेज करता है ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं वो कौन मैनेज करता है, वो इसके अंदर आते हैं 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के अंदर आता है, ये इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है, उसके में दिया हुआ है एंड इसके अंदर हम प्रोजेक्ट 75I वाले को डेवलप करेंगे हम। तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम क्या है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम 6 इसके अंदर कलवरी क्लास सबमरीन डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के अंदर। तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो भी मिसाइल ये सबमरीन डेवलप होगी वो क्या होगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी। तो 2 प्रकार की सबमरीन होती है, पहला ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, दूसरा होती है न्यूक्लियर सबमरीन होती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर वो सबमरीन होगी, वो क्या होगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑक्सीडाइजर के लिए, O2 की जरूरत पड़ती है एज ए ऑक्सीडाइजर। तो इसलिए कुछ टाइम के बाद इनको ओशन की सरफेस पे आना पड़ता है। जब वो ओशन की सरफेस पे आती है तो उनका डिटेक्ट करने का चांस रहता है, तो यानी कि उसको जो स्टेल्थ कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है जब वो सरफेस पे आएगी। जबकि न्यूक्लियर वाली है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वो बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है, जिसके कारण उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा, ठीक है। उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है न्यूक्लियर सबमरीन को। तो ये इसी कारण हमें क्या चाहिए, ऐसी सबमरीन्स चाहिए जो डिटेक्ट ना हो। तो उसके लिए एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75I है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75I के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं हम जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़े, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम पे जो काम करता है उसको हम बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, इसके अंदर हम ऐसी सबमरीन बनाएंगे जिसको बाहर बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर क्या है, वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, कलवरी क्लास वाली है। 75I के अंदर क्या है, एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम वाली सबमरीन्स होगी, ठीक। जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ये पहले तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है वो दिया गया था, धीरेन्द्र सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था 2015 में। तो किसने रिकमेंड किया था, धीरेन्द्र सिंह कमेटी। तो ये कौन सी 2015 में इसको रिकमेंड किया था, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। इसमें क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट क्या है कि 2 या 3 प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को आइडेंटिफाई करेगी। वो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर हैं वो फिर फॉरेन के, बाहर देश के जो भी बड़े बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहे हैं उनके साथ क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी एंड एग्रीमेंट करेगी, पार्टनरशिप करेंगे वो लोग, और वो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप करेंगे उन इक्विपमेंट्स को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, जैसे कि सबमरीन हो गई है, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उन सभी को इंडिया में डेवलप किया जाएगा। तो इसके अंदर में 2-3 जैसे कंपनी है, मैकजॉन डॉकयार्ड लिमिटेड है, लार्सन एंड टर्बो है, उनको अभी रिसेंटली स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा एंड वो इसलिए इसमें दिया हुआ है। तो दिस मॉडल सीक्स टू आइडेंटिफाई फ्यू इंडियन प्राइवेट प्लेयर कंपनीज
as a strategic partner who would initially tie up with few shortlisted foreign original equipment manufacturer to manufacture the big ticket military platform in India. The initial phase, the selection of the strategic partner will be in 4 segment. तो इसमें 4 segments हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर, सबमेरीन एंड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल या मेन बैटल टैंक है, उसमें इनको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर एक सेगमेंट में एक ही प्राइवेट प्लेयर को रखा जाएगा, एक सेगमेंट में एक ही प्राइवेट प्लेयर को रखा जाएगा। एंड ये किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? धीरेन्द्र सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। ये इसको इंक्लूड किया गया था, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 वाला है, उसमें इंक्लूड किया गया था फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद में एक और नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल भी आ चुका है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो हमको पढ़ने की जरूरत है थोड़ा सा। दैन डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को क्लियर किया था अभी। डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल है, उसको कौन चेयर करता है? डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। एंड तो अभी जो लगभग अपने हमारे पास कितनी हो जाएगी? 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमेरीन्स हो जाएगी, कलवरी क्लास वाली, ठीक है, 18 हो जाएगी इसमें। ओरिजिनली इसमें 6 बनाने की कोशिश की गई थी। एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हमने देखा है अभी, तो ये दोबारा देख लेते हैं। फ्रेंच नेवल ग्रुप अभी इसके लिए इंडिया में जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की जो सबमेरीन बनेगी, उसके लिए प्रपोजल रिलीज किया था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मंगवाया था कंपनी से कि आप आइए और इसको मैन्युफैक्चर कीजिए इंडिया में। तो फ्रेंच की जो नेवल ग्रुप है उसने इनकार कर दिया है आने से, कुछ कारणों से, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी थी उनके लिए, उन्हें लगा था कि वो नहीं कर पाएंगे। देन 2 प्रकार की सबमेरीन होती है, कन्वेंशनल सबमेरीन जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है फॉर फ्यूल कंजम्पशन। एंड न्यूक्लियर सबमेरीन्स होती हैं दैट आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर की जाती हैं, और उनको दे आर इंडिपेंडेंट, एयर से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम पे बिलो सरफेस रह सकती हैं। ठीक है, एयर इंडिपेंडेंस प्रपोल्सन है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी मरीन प्रपोल्सन टेक्नोलॉजी होती है डेट अलाउज नॉन न्यूक्लियर सबमेरीन टू ऑपरेट विदाउट एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो उसको बिना एटमॉस्फेरिक एक्सेस की ऑक्सीजन के वो ऑपरेट कर सकती है। इट कैन ऑगमेंट और रिप्लेस, तो ये जो एयर इंडिपेंडेंस प्रपोल्सन टेक्नोलॉजी है, इट कैन ऑगमेंट और रिप्लेस कर सकती है डिजिटल इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन सिस्टम को ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेसल्स। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट 75I के अंदर हम क्या है, प्रोजेक्ट 75I के अंदर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन वाली सबमेरीन्स बनाएंगे। ठीक है, एंड कलवरी क्लास सबमेरीन्स वो हमने देख लिया है। 1992 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कहा था कि हम 30 साल के लिए ऐसा प्लान बनाएं जिसमें कि हमें 2030 तक 24 सबमेरीन हमारे पास हो जाए। तो इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, P75 एंड P75I। दोनों के अंदर क्या है, दोनों में 6 सबमेरीन्स बनानी थी, एंड 6 डीजल इलेक्ट्रिक वाली बनानी थी और 6 ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन वाली सिस्टम बनानी थी, एंड 6 एक बाकी और भी बनानी थी, 6 ऐसी बनानी थी जो कि हमारे पास जो ऐसी सबमेरीन्स हो जिसको कन्वर्ट किया जा सके डीजल टू एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में। तो इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन वाली टेक्नोलॉजी है, वो कि जो काम करेगी फ्यूल सेल बेस्ड पे काम करेगी, फ्यूल सेल पे, एंड वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज करते हुए वो उसको पावर देगी। तो उसके लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यूज करते हुए इसका जो वेस्ट होगा वो ओनली वेस्ट होगा हाइड्रोजन, वाटर। ठीक है, वाटर उसका ओनली वेस्ट होगा। तो इंडिया ने डेवलप की है फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसमें हाइड्रोजन इज जनरेटेड ऑन बोर्ड, तो ऑन बोर्ड ही यानी कि उस पे ही बना ली जाएगी हाइड्रोजन, एंड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सिस्टम, एंड ये इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल पे काम करेगी, जिसका जो ओनली बाई प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा, एंड इससे मरीन पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है लार्सन एंड टर्बो एंड थर्मैक्स, ये जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो एंड थर्मैक्स के साथ मिलकर इसको बनाया गया है। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किए हैं 8 आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो असम के अंदर, असम में कुछ एक ट्राइब्स थी, असम में बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, टी गार्डन। तो ब्रिटिश
पीरियड के दौरान, यानी कि 1947 से पहले बहुत सारे लोगों को उनमें वहाँ पे टी गार्डन में ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, स्लेव की तरह ज़बरदस्ती। अभी भी उनको बहुत दयनीय कंडीशन में काम करवाया जाता है। तो इनके कुछ ग्रीवेंसेस थे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इन लोगों ने हथियार उठा लिए थे, उसमें कुछ ट्राइब्स ने, एंड एज ए पार्ट ऑफ जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स जैसे कि बिरसा कमांडो फोर्स इन लोगों ने बना ली थी, आदिवासी नेशनल लिबरेशन फ्रंट, तो ये इनमें नाम दिए हुए हैं 8 का। इनमें लगभग 1200 के करीब मिलिटेंट, या हम कह सकते हैं कि जो काम कर रहे थे इंसर्जेंट। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ 2006 में एक पैक्ट साइन किया था कि वो लोग वायलेंस नहीं करेंगे। तो अभी इनके साथ में गवर्नमेंट ने इसने सेटलमेंट किया है, सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड ये तीनों, असम की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इन लोगों ने 8 आर्म्ड ट्राइबल ग्रुप हैं, उन लोगों ने साइन किया है। तो इसमें क्या है, एक आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाएगी असम गवर्नमेंट के द्वारा। एंड आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल बाय असम गवर्नमेंट विल फॉर्म इट। एंड ये इसके लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी दिया जाएगा, जिसमें 1000 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे 5 साल में, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर 1000 करोड़ रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड। एंड ये इनमें जो भी लोग काम कर रहे थे इंसर्जेंट की तरह, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, एंड जो भी आर्म्ड ग्रुप का हिस्सा थे, मिलिटेंट का हिस्सा थे, ठीक है। एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था इन लोगों ने, तो ये इन्होंने ये आर्म उठा लिए थे। दैन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, परसिक्यूशन भी हुआ था इनका। ये सम ऑफ द रीजन थे जो कि इंसर्जेंसी के रीजन से, ये कोई नहीं पूछने वाला प्री में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नया जो हमारा CDS अपॉइंट किया गया है, एंड आफ्टर अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ श्री बिपिन रावत जी, हमारे जो पहले CDS थे, उनके बाद में सेकंड जो CDS अपॉइंट किए गए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अपॉइंट किया गया है। वो ईस्टर्न आर्मी के कमांडर थे। एंड ये हमारे सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन है वो 1 जनवरी 2020 को क्रिएट की गई थी। 1 जनवरी 2020 को फिल की गई थी पहली टाइम पे, ठीक है। तो फर्स्ट कौन से थे? बिपिन रावत थे, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? ही इज हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होता है ऑन एक्टिव ड्यूटी इन इंडियन मिलिट्री। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज ए 4 स्टार ऑफिसर होता है। ये 4 स्टार ऑफिसर होगा, 4 स्टार ऑफिसर होता है, हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ऑन एक्टिव ड्यूटी इन इंडियन मिलिट्री, ठीक है। तो ये किसी से भी आ सकता है। इसकी जो कंडीशन है, इसका काम क्या होता है, पहले ये देखते हैं काम क्या होता है इसका। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम क्या होता है? टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन। तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों, ये अभी क्या है, इन तीनों का अपना अपना चीफ होता है। आर्मी का अपना चीफ होता है, नेवी का अपना चीफ होता है, एंड एयरफोर्स का अपना चीफ होता है। तो ये तीनों अलग अलग काम करती हैं। तो इन तीनों में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए कभी कभी हमें तीनों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन तीनों में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। इन तीनों से ही ऊपर, इनके जो चीफ से ऊपर है, इनके चीफ से ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाई गई है। एंड इन तीनों को जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है, इन तीनों की एक कमेटी हुआ करती है, जिसको बोलते हैं परमानेंट कमेटी ऑन चीफ ऑफ स्टाफ। उसको ये चेयर करेगा CDS, ठीक है। एम क्या है? तो इन तीनों फोर्सेस के बीच में ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देगा। एंड इनका जो जितना भी प्रोक्योरमेंट है, जितना भी इनको ये डिफेंस का खरीदना पड़ता है सामान, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना है, तो उनमें ये डिसाइड करेगा। एंड ऐसे खरीदें कि उनसे हमें बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाए, साथ में ही कम पैसों में सबकी ज़रूरत फुलफिल हो जाए। तो ये ट्राई सर्विस इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देगा। ओवरऑल इंटीग्रेशन, आर्मी का तीनों फोर्सेस का इंटीग्रेशन करने में भी काम करेगा एंड जो कि हमारी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी है आर्म फोर्सेस को, उसको इंक्रीज करे। तो इसका जो मेन एम है इस पोस्ट का, CDS का है, वो इम्प्रूविंग द कोऑर्डिनेशन, ट्राई सर्विस इफेक्टिवनेस, ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी फॉर कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। एंड ये जो इसके लिए एक कंडीशन है कि 62 ईयर्स से कम होना चाहिए। CDS की एज कितनी होनी चाहिए? 62 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तभी उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। पहला तो एज हो गया, बाकी इसमें और भी क्राइटेरिया हैं। एंड ये तीनों सर्विंग चीफ्स होते हैं ना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उनमें से कोई किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर कोई भी 3 स्टार ऑफिसर हो, 3 स्टार ऑफिसर हो, किसी भी फोर्स से हो, उसको या तो रिटायर्ड हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए CDS, प्रोवाइडेड
उसकी एज है वो 62 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वो 4 स्टार जनरल ऑफिसर होता है, वो एक्ट एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर। तो ये जो CDS हैं वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। ऑन ऑल द ट्राई सर्विसेज मैटर। बाकी हमने कंडीशन दे दी है, न्यू रूल टू अपॉइंट द CDS इज दैट एनीवन फ्रॉम द 3 सर्विंग चीफ कैन बी अपॉइंटेड, any serving 3-star officer or any retired chief who is below the age of 62 year or any retired 3-star officer can be appointed provided his age is less than 62 years, ठीक है। and CDS is a military advisor to nuclear command authority है, उसका military advisor की तरह काम करते हैं CDS। तो CDS है, CDS is also the chairman of परमानेंट चेयरमैन ऑफ एग्जिस्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसका भी ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं, यानी कि जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो चीफ्स होते हैं उसको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाता है, उसका परमानेंट चेयरमैन कौन होगा? CDS होगा। एंड ये CDS है वो डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल है, जिसका हेड कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसका भी एक मेंबर होता है। एंड CDS है वो डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी मेंबर होता है, डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी मेंबर होता है। CDS has a responsibility for coordination among the 3 services in equipment and arm procurement, training and staffing। तो आर्म प्रोक्योरमेंट, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग वगैरह में कोऑर्डिनेशन ये CDS कराते हैं तीनों फोर्सेस में। CDS असाइन करते हैं इंटर सर्विस प्रायोरिटाइजेशन टू कैपिटल एक्वाइजिशन प्रपोजल बेस्ड अपॉन एंटिसिपेटेड बजट। तो जितना डिफेंस बजट होता है उसको कैसे जुडिशली यूज़ करना है, कौन सी सर्विस की कौन सी ज़्यादा जो ज़रूरत है उसको फुलफिल किया जाता है प्रायोरिटी के आधार पर, तो ये असाइन करते हैं इनको इंटर सर्विस प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। CDS इज आल्सो तो रिफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो CDS को दी गई है तीनों फोर्सेस के अंदर, ताकि उनकी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सके। एंड CDS है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसको चेयर करते हैं, CDS हेड करते हैं, उसका सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। एंड इसका जो काम क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है एंड ज्वाइंटनेस इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के ऑपरेशन में ज्वाइंटनेस लाने के लिए इसका जो काम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया है, CDS उसको हेड करते हैं, ठीक है। CDS हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है वो अग्नि प्राइम है, ठीक है, अग्नि प्राइम। तो ये अग्नि सीरीज की 6th मिसाइल है, 6th मिसाइल। अग्नि मिसाइल वाज ए पार्ट ऑफ पटना यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसका एक हिस्सा थी अग्नि मिसाइल। तो उसमें पृथ्वी थी, अग्नि थी, त्रिशूल थी, नाग थी एंड एक और थी आकाश मिसाइल। तो ये अग्नि मिसाइल है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है इंडिया की। अग्नि प्राइम है वो सबसे लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होगी, अग्नि सीरीज की सबसे लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मिसाइल होगी ये। एंड ये 2 स्टेज कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है। तो ये कितनी स्टेज है? इसमें 2 स्टेज है एंड कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट पे काम करेगी ये मिसाइल, ठीक है। इसको अभी रिसेंटली सक्सेसफुली फायर किया गया था उड़ीसा की कोस्ट से। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो कि डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलती है, जबकि क्रूज मिसाइल है वो सीधी चलती है, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलती है। इसकी रेंज कितनी होगी अग्नि प्राइम की? 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी, 1000 से 2000 किलोमीटर। एंड ये स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट है अमॉन्ग द अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स हैं। एंड ये लेटेस्ट है एंड 6th वेरिएंट ऑफ अग्नि सीरीज है एंड जिसको डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। तो अग्नि 1 है वो क्या है? शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है, यानी कि लेस देन 1000 किलोमीटर है, 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है, 1000 से कम है, ठीक है। अग्नि 2 है जो कि मीडियम रेंज की है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भी क्या है? 2 स्टेज की है, 2 स्टेज की है जिसकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर।
अग्नि 3 की रेंज कितनी है? 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 है वो इंटर कॉन्टिनेंटल है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, इंडिया से हम अफ्रीका फेंक सकते हैं, उसको मार सकते हैं, मिसाइल को ब्लास्ट करा सकते हैं। दैन अग्नि 5 इज इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 ओनली मिसाइल है इसमें से जो कि 3 स्टेज की है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल स्टेज है अग्नि 5 में, बाकी सब में 2 स्टेज की है, ठीक है, बाकी सब में 2 स्टेज है। एंड अग्नि 5 इज इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक हो गया। एक और टॉपिक है हमारा, छूटा हुआ है वो पहले में, इंडिया टू सेटअप ज्वाइंट थिएटर कमांड्स ऑफ ट्राई सर्विसेज। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम लोग ज्वाइंट डिफेंस ये थिएटर कमांड एस्टेब्लिश करेंगे, जिसके अंदर हम कितनी है 6 थिएटर कमांड एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें से थिएटर कमांड क्या होती है कि उसके अंदर तीनों ही का एक रोल होता है। एक थिएटर कमांड में कुछ एक हेलीकॉप्टर भी होंगे, 2-4 सबमरीन्स भी होगी और इन्फेंट्री भी होगी, यानी कि टैंक्स भी होंगे। तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो होता है ये तीनों का थिएटर कमांड में, ठीक है। तो इसमें बेटर हम ज़रूरत के हिसाब से इसको बेटर यूज़ कर सकते हैं, मोर इसकी जो कैपेबिलिटी होती है इस पर, ये जल्दी मूव कर पाती हैं। तो थिएटराइजेशन इज ए कंसेप्ट विच सीक्स टू इंटीग्रेट द कैपेबिलिटीज और एसेट ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमली यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज फॉर वार एंड ऑपरेशन। तो वार में ज़रूरत पड़ जाए तो इनको बहुत जल्दी मूव किया जा सकता है। तो ये जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये 6 हम इस पे बनाने वाले हैं। एंड अभी जो हमारे पास क्या है, अभी की जो हमारे पास 17 कमांड्स है, सिंगल वाली है, वो सिंगल फोर्सेज वाली हैं, यानी कि एक में जिसमें नेवी है तो नेवी की है, देन आर्मी है तो आर्मी की ही है, तो ऐसी 17 है, उसको हम इंटीग्रेट करके 16 में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी क्या है, 2 ही ट्राई सर्विसेज कमांड है, 2 ट्राई सर्विसेज कमांड है हमारे पास। एक अंडमान निकोबार में एस्टेब्लिश्ड है, अंडमान एंड निकोबार में है, एंड दूसरी एक और है स्पेशल फोर्सेज वाली। 2 ट्राई सर्विसेज कमांड है हमारे पास अभी। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड है सेकंड वाली, पहली अंडमान एंड निकोबार है, दूसरी है स्ट्रेटेजिक फोर्सेज वाली है। तो ये जो नई थिएटर कमांड बनाई जाएगी, उनको एक 3 स्टार जनरल होगा, वो हेड करेगा। वो किसी भी फोर्स से हो सकता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से उनको हेड करेगा, ठीक है। एंड इसमें जो 6 जो कमांड एस्टेब्लिश की जाएगी, उसमें से एक होगी एयर डिफेंस थिएटर कमांड होगी, दूसरी होगी मैरीटाइम थिएटर कमांड, तीसरी है वो नॉर्दर्न कमांड होगी जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में बेस्ड होगी, चौथी होगी वेस्टर्न कमांड, 5वीं ईस्टर्न कमांड होगी, छठी होगी लॉजिस्टिक कमांड। तो 6 बनाने की बात चल रही है। एंड उसमें ये 2 जो बनाई जाएगी, उसमें जो हमारी ट्राई सर्विसेज कमांड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड होगी, वो चली जाएगी मैरीटाइम कमांड के अंडर आएगी। दैन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इसमें चली जाएगी, इसके अंडर में। मैरीटाइम थिएटर कमांड अंडमान एंड निकोबार जाएगी मैरीटाइम थिएटर कमांड में, एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास चली जाएगी, तो उसको वो लोग ऑपरेट करेंगे। एंड अभी हमारे पास 17 सिंगल सर्विसेज कमांड है एंड ओनली 2 ट्राई सर्विसेज कमांड है। कौन कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार कमांड एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड है। नेवी की 3 कमांड है, एयर फोर्सेज की कितनी है? 7 है इसकी आर्मी की है, ठीक है। दैन जो एयर डिफेंस थिएटर कमांड होगी वो कहाँ पे लोकेटेड होगी? वो प्रयागराज में लोकेटेड होगी, यूपी में, ठीक है। उसको 3 स्टार एयरफोर्स ऑफिसर होगा, वो हेड करेगा। एंड जो मैरीटाइम थिएटर बेस्ड कमांड होगी वो होगी कारवार कर्नाटका बेस्ड होगी। तो मैरीटाइम वाली कारवार कर्नाटक में होगी, ये ऊपर वाली नॉर्थ में, एयरफोर्स वाली यहाँ पे होगी यूपी में प्रयागराज में, यहाँ पे कारवार कर्नाटक में नेवी वाली होगी। बाकी एक वेस्टर्न होगी, एक नॉर्दर्न होगी जम्मू एंड कश्मीर में, एक वेस्टर्न हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 और बच गई है। एक लॉजिस्टिक कमांड होगी और एक ईस्टर्न कमांड होगी। एक इधर ईस्टर्न कमांड होगी, ईस्टर्न, एंड एक लॉजिस्टिक कमांड होगी यानी कि जो इसको सप्लाई करेगी चीज़ें। तो ये था हमारा इसका डिस्कशन। एक वीडियो और आएगा इसमें डिफेंस में। धन्यवाद।